बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और बखैर व आफ़ियत होंगे। 8 वीक का जो बिग डेटा का कोर्स है उस सीरीज़ का आज 4th वीक स्टार्ट हुआ जाता है और इस वीक के अंदर हम ओलैप और बिग डेटा का कंपैरिजन देखेंगे और HDFS आर्किटेक्चर और HDFS के जो आर्किटेक्चर है और उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं और उसका एक टॉप लेवल आर्किटेक्चर देखेंगे और HDFS का हम वर्क फ्लो भी समझने की कोशिश करेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा सा थ्योरेटिकल होगा। हमने लास्ट 3 लेक्चर के अंदर काफ़ी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस देखी थी और हमने प्रैक्टिकली देखा था कि डेटा वेयर हाउस किस तरह बनाए जाते हैं और हमने उसमें बाकायदा ओलैप की इम्प्लीमेंटेशन की थी। हमने OLTP को देखा था, डेटा को इंजेस्ट करके देखा था और हमने उसमें क्यूब्स और स्लाइसेस को भी बनाया था और क्यूब्स और स्लाइसेस को हमने मटीरियलाइज्ड व्यू और व्यूज़ के थ्रू इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी। क्यूब्स और स्लाइसेस एक लॉजिकल व्यू था डेटा की रिप्रेजेंटेशन का और उसकी जो हम टेक्नोलॉजी हम जो बैक एंड पे यूज़ कर रहे होते हैं उन चीज़ों को अप्रोच करने के लिए वो डेटाबेस की अपनी ही जो ऑप्शंस हैं उनमें हमने मटीरियलाइज व्यू और व्यूज़ का सहारा लिया था। और जो लोग जिन्होंने वो पिछले 3 लेक्चर जिसके अंदर मैंने प्रैक्टिकली डेटा वेयर हाउस बनाना सिखाया था वो मेरे इस लेक्चर को जो कि ग्रुप के अंदर मेंशन भी है, वीक 3 बिग डेटा ट्रेडिशनल डेटा वेयर हाउस, उसको देख सकते हैं जो कि डैशबोर्ड ड्रिल डाउन और ड्रिल अप अप्रोच। इस लेक्चर को मैं इस ग्रुप की इस जो आज का लेक्चर है उसकी डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। आज जो हमने चीज़ें देखनी हैं वो ओलैप और बिग डेटा का हम कंपैरिजन देखेंगे और HDFS आर्किटेक्चर के जो कंपोनेंट्स हैं उसको हम गो थ्रू करेंगे। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा थ्योरेटिकल होगा, सो माइट भी कुछ लोगों के लिए बोरिंग हो, लेकिन अगर आप इस बेस लाइन को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, फंडामेंटल्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, तो मैं नहीं समझता कि आगे जब हम प्रैक्टिकली इसको हडूप और HDFS को इंस्टॉलेशन कर रहे होंगे तो आपको अगर वो थ्योरी ज़्यादा अच्छे तरीके से पहले से पता होगी तो आप बेहतर तरीके से प्रैक्टिकल भी परफॉर्म कर सकेंगे। अच्छा, इस जो तमाम ये जो कंटेंट है ये कॉपीराइटेड है पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस 39 आर्टिकल और जो उसमें 34 जो आर्टिकल है उसके अकॉर्डिंगली इस जितनी आज तक मैं लेक्चर्स अपलोड किए हैं वो आर्टिस्टिक वर्क और जो इससे रिलेटेड जितनी कंप्लायंस है उसको फॉलो करता हुआ और ये कॉपीराइटेड सब कंटेंट है। सो अच्छा, अब हम आते हैं कि आज हमारा एजेंडा क्या होगा। आज का हमारा एजेंडा ये होगा कि हम ओलैप ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग और बिग डेटा का थोड़ा सा कंपैरिजन देखेंगे और देखेंगे कि ट्रेडिशनल डेटा वेयर हाउस के अंदर किस जगह पे लिमिटेशंस थी और क्योंकि अब हमने प्रैक्टिकली कर लिया तो अब मैं ज़्यादा बेटर तरीके से आपको प्रैक्टिकली रिलेट करके दिखा सकूँगा कि क्यों ओलैप फेल हो जाते हैं। उसके बाद हमने HDFS का आर्किटेक्चर देखना और HDFS का वर्क फ्लो देखना है। एज़ यूजुअल जिस तरह मेरा एक लेक्चर का फॉर्मेट भी है कि मैं साथ ही लाइव लेसन भी एट द एंड ऑफ लेक्चर दिया करूँगा, तो आज का जो टॉपिक होगा इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ लेक्चर टुडे लाइव लेसन का वो है बी ए मॉन्स्टर एंड लर्न टू कंट्रोल योर सेल्फ। जॉर्डन पीटरसन का एक हम छोटा सा 2 मिनट की एक शॉर्ट देखेंगे, ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। ओके जी, अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमने चीज़ देखी थी कि ओलैप और बिग डेटा जो उसके दरमियान हम लिमिटेशन आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन उसके लिए हम कुछ पैरामीटर्स डिफ़ाइन कर लेंगे कि किन पैरामीटर्स के ऊपर हम इवेलुएट कर रहे होंगे ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग या ट्रेडिशनल डेटा वेयर हाउसिंग की परफॉर्मेंस को और बिग डेटा की परफॉर्मेंस को। तो ये कुछ पैरामीटर्स होंगे, ये क्राइटेरियाज होंगे जिसको हम एक एक करके चीज़ों को हम देखेंगे कि जब हम स्केलेबिलिटी की बात करते हैं तो कहाँ पर ओलैप ट्रेडिशनल डेटा वेयर हाउस फेल हो जाता है और कहाँ पे
बिग डेटा आउट परफॉर्म करता है। इसी तरह डेटा वॉल्यूम लिमिटेशन के अंदर प्रोसेसिंग स्पीड किसकी ज़्यादा बेहतर है, डेटा वैरायटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को कौन ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है, कॉस्ट किसकी कम है, कौन जो है कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन देता है, और रियल टाइम डेटा की प्रोसेसिंग में कौन सा जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा हम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा इंटीग्रेशन भी देखेंगे कि किस तरह जब दो सिस्टम को आपस में इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो कौन सा सिस्टम ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। इसी तरह डेटा अवेलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस को भी हम इसमें कवर कर रहे होंगे पैरामीटर्स में, और मेंटेनेंस और ऑपरेशन, वेंडर लॉक इन क्या चीज़ है, और क्यूरी कॉम्प्लेक्सिटी। इन 11 पैरामीटर, ये टोटल 11 पैरामीटर, 6 दिस एंड 5 दीज, तो टोटल 11 पैरामीटर्स के ऊपर हम ओलैप और बिग डेटा को आपस में कंपेयर कर रहे होंगे। अच्छा, इससे पहले हमने यही चीज़ थोड़ी सी थ्योरेटिकली एक और लेक्चर के अंदर भी कवर की थी। अगर आपने इससे पहले का मेरा ये लेक्चर देखा हो, दिस वन, डे 2 में जो हमने काम किया था, वाई इंडस्ट्रीज अडेप्टिंग बिग डेटा सोल्यूशन, उसके अंदर भी हमने ये चीज़ें कवर की थी। लेकिन क्योंकि अब हमने प्रैक्टिकल कर लिया, इसलिए मैं आज थोड़ा सा उसके साथ रिलेट करने की भी कोशिश करूँगा जो हमने लास्ट 3 लेक्चर के अंदर प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखी थी। और अगर आप इस लेक्चर को भी एक दफ़ा पहले सुन लेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको आज का लेक्चर भी समझ आ पाएगा। अच्छा, तो हम यहाँ से स्टार्ट किया था हमने स्केलेबिलिटी से, तो हम पहले स्केलेबिलिटी को देखते हैं। फर्स्ट पैरामीटर को हम देखते हैं कि किस तरह OLTP स्केलेबिलिटी में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता और बिग डेटा वहाँ पर आउट परफॉर्म करता है। अच्छा, स्केलेबिलिटी हमने डे 2 का जो भी लेक्चर मैंने रेफ़र किया है, जो कि मैं इस ग्रुप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। स्केलेबिलिटी हमने 2 तरह की देखी थी। एक हमने स्केलेबिलिटी देखी थी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और दूसरी वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग में हमने ये देखा था कि एक ही कंप्यूटर की आप स्पेक्स में इजाफा कर देते हैं, तो लेकिन एक ख़ास लिमिट पर आकर आप उसकी स्पेक्स में ज़्यादा इजाफा नहीं कर सकते। जैसे मैंने जिसकी एग्जांपल दी थी कि एक कंप्यूटर के अंदर शायद 4 स्लॉट होती हैं रैम की, आप मैक्सिमम 4 ही स्लॉट्स तक ही उस कंप्यूटर को वर्टिकली स्केल कर सकते हैं। तो और इसी तरह हमने हॉरिजॉन्टल स्केलिंग भी देखी थी कि हम मज़ीद कंप्यूटर्स ऐड कर देते हैं और उनकी नेटवर्किंग करके हम उसको एज ए सिंगल सिस्टम बिहेव करवा देते हैं। तो OLTP क्योंकि स्ट्रक्चर डेटा हैंडल कर रहा होता है, उसमें टेबुलर डेटा होता है, हाँ, और हमने देखा था वहाँ पे स्कीमास बनाए थे, टेबल्स बनाए थे। तो क्योंकि वो एक्सट्रीमली स्कीमा डिपेंडेंट होते हैं OLTP, उसमें आपने स्कीमा बनाना होता है। तो जब आप हॉरिजॉन्टली स्केल कर रहे होते हैं, मज़ीद मशीन्स ऐड करके OLTP के डेटा को रिप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो हॉरिजॉन्टली स्केल होने में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं और वो एक बहुत कॉस्टली सॉल्यूशन है, ठीक है। तो लेकिन इस चीज़ को बिग डेटा किस तरह हैंडल करता है, हमने इसमें देखा था कि ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को भी हैंडल कर लेता है और ये ज़्यादा स्कीमा डिपेंडेंट नहीं होते, स्कीमा लेस भी ये चलते हैं। और क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड अपने डेटा को स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि आज हमने HDFS का आर्किटेक्चर भी देखना है, तो उसमें आपको ये नज़र आ रहा होगा कि किस तरह हम हॉरिजॉन्टली डेटा को डेटा नोड्स के ऊपर स्प्लिट करते हैं। और इवन के अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कौन सा कि मीडिया फाइल्स का डेटा, डॉक्यूमेंट्स का डेटा, इमेजेस का डेटा, वीडियोस का डेटा, ये सब डेटा भी बिग डेटा के प्लेटफॉर्म्स हैंडल कर सकते हैं। लेकिन OLTP सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डेटा और एक्सट्रीमली डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, स्कीमास के ऊपर, कि आपको उसके पहले स्कीमा डिफाइन करने पड़ते हैं, तब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर उसकी माइग्रेशन कर पाते हैं। तो अगर स्केलेबिलिटी के लिहाज से देखा जाए तो इनमें विनर जो है वो बिग डेटा होता है कि बिग डेटा की स्केलेबिलिटी भी अच्छी है और हम इसको विनर करार दे देते हैं यहाँ पर स्केलेबिलिटी में। तो क्यों अब OLTP हम नहीं यूज़ करते, क्योंकि वो स्कीमा डिपेंडेंट होते हैं। और बहुत से लोग शायद यहाँ पर स्कीमा को शायद ना समझ सकते हों कि हमने, लेकिन मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ। जैसे हमने डेटाबेस के अंदर ये स्कीमा बनाया था, सेल्स बाय कैटेगरी, ये बेसिकली क्या है स्कीमा। अगर हम इसको व्यू ऑल डेटा करें तो इसके अंदर एक स्कीमा डिफाइंड है कि एक कस्टमर का डेटा टाइप जो है वो इंटीजर होगी, प्राइमरी की डिफाइन होगी, और
उसका कस्टमर नेम का जो var4 डेटा टाइप होगी, रीजन var4 होगी। तो मीन्स कि इसी तरह का डेटा जब मैंने किसी दूसरे सिस्टम के अंदर हॉरिजॉन्टली स्केल करना है तो सेम स्कीमा को मुझे फॉलो करना पड़ेगा। तो जब माइग्रेशन करते हैं तो स्कीमा जो इनकम्पिटेंसी और इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से OLTP यूजली स्केलेबिलिटी के अंदर फेल हो जाते हैं। सो स्केलेबिलिटी का अगर पैरामीटर कंसिडर किया जाए तो वहाँ पर भी बिग डेटा विन कर जाता है। और आज हम इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से इसलिए समझने के काबिल हुए हैं क्योंकि हमने पिछले 3 लेक्चर के अंदर इस चीज़ को प्रैक्टिकली भी देखा था। अच्छा, अगर हम डेटा वॉल्यूम की देखें, डेटा वॉल्यूम लिमिटेशन, तो OLTP जो जब पेटाबाइट्स ऑफ डेटा हो जाता है, टेराबाइट्स ऑफ डेटा हो जाता है, तो OLTP के जो हार्डवेयर्स होते हैं वो बहुत स्पेशलाइज्ड किस्म के हार्डवेयर्स होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है जब डेटा वॉल्यूम बहुत एक्सीड कर जाता है। लेकिन बिग डेटा के केस में हम डिस्ट्रीब्यूटेड और कमोडिटी हार्डवेयर यूज़ करते हैं। कमोडिटी हार्डवेयर्स कौन से हार्डवेयर्स होते हैं कि आप एक सिंपल चीप कंप्यूटर भी इसके क्लस्टर के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं और डेटा को स्प्रेड करके उसे पैरेलली कंज्यूम कर सकते हैं। तो आपको डेटा वॉल्यूम की लिमिटेशन जो है वो बिग डेटा ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर कर लेता है। और मैं यहाँ पे फिर दोबारा वो सेकंड लेक्चर रिकमेंड करूँगा जहाँ पे हमने ओरेकल और टेरा डेटा और उनकी स्टोरेजेस को भी डिस्कस किया था कि किस तरह जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स सेव करता है, क्योंकि ओरेकल की अपनी डेडिकेटेड स्टोरेजेस हैं, टेरा डेटा की भी अपनी डेडिकेटेड स्टोरेजेस हैं। सिर्फ 1 टेराबाइट डेटा को अगर आपने हॉरिजॉन्टली स्केल करना होगा तो वो क्वाइट एक्सपेंसिव होगी क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड किस्म के हार्डवेयर्स होते हैं। लेकिन हडूप हमें ये कहता है, HDFS ये कहता है, स्पार्क ये कहता है, अपाचे काफका ये कहता है कि आपको इसमें कोई स्पेशलाइज्ड किस्म का हार्डवेयर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप एक मशीन को भी एज ए इस जो डेटा नोड है उस बनाकर उसको इस क्लस्टर का पार्ट बना सकते हैं। तो अगर डेटा वॉल्यूम की लिमिटेशन के लिहाज से भी देखा जाए तो बिग डेटा प्लेटफॉर्म विन कर जाता है। अच्छा, अगर हम प्रोसेसिंग स्पीड को देखें तो OLTP डेफिनेटली वो लार्ज स्केल डेटा के ऊपर ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रांजैक्शंस जो है जब लार्ज डेटा के ऊपर की बात आती है, पेटाबाइट्स ऑफ डेटा की बात आती है, तो OLTP वहाँ पर फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? क्योंकि जब डेटा बहुत ज़्यादा होगा तो जब हमने उसके मटीरियलाइज्ड व्यू बनाने हैं तो मटीरियलाइज्ड व्यू बनाने पर भी काफ़ी टाइम स्पेंड होगा। और डेटा इंजेक्शन के ऊपर अगर आपका बहुत ज़्यादा डेटा है तो आपने डेटा को स्टार स्कीमा के अंदर इंजेस्ट करते हुए और स्टार स्कीमा से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके मटीरियलाइज्ड व्यू में लेकर आने में भी काफ़ी टाइम स्पेंड हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपने ज्वाइंट्स लगाए होते हैं, ग्रुप बायस लगाए होते हैं, जिसकी वजह से OLTP यहाँ पर भी आउट परफॉर्म नहीं कर पाता। तो बिग डेटा में क्या है, हम मैप रिड्यूस का आर्किटेक्चर देखेंगे। मैप रिड्यूस बेसिकली डेटा को मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा को प्रोसेस करने में काफ़ी अच्छे तरीके से इफेक्टिवली इसको देता है। और मैप रिड्यूस क्या है? मैप रिड्यूस को बिल्कुल ऐसे ही समझें कि जैसे आपके सिस्टम के अंदर एक स्टोरेज का पार्ट होता है और एक प्रोसेसिंग का पार्ट होता है। प्रोसेसिंग यूजुअली कौन कर रहा होता है? आपका प्रोसेसर, CPU या GPU ये काम कर रहा होता है। तो मैप रिड्यूस को आप बिल्कुल ऐसे ही समझें कि वो पूरे क्लस्टर का जिसमें सारी मशीन्स लगी हुई हैं उसका एक प्रोसेसर है मैप रिड्यूस, जो डेटा को प्रोसेसिंग का सिर्फ काम करता है। ठीक है, और हमारी स्टोरेज किस जगह पर हो रही होती है इस पूरे क्लस्टर के अंदर? HDFS के अंदर, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के अंदर। तो HDFS एक क्या है? एक फाइल सिस्टम है। जैसे आपकी जो आम कंप्यूटर होता है उसमें NTFS होता है, उसी तरह जो हमारे ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के अंदर जब हम डेटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम HDFS फाइल सिस्टम के थ्रू प्रोसेसिंग किसके थ्रू कर रहे होते हैं? मैप रिड्यूस के थ्रू कर रहे होते हैं। तो मैप रिड्यूस हडूप का फ्रेमवर्क है और इसी तरह स्पार्क है, ये इन मेमोरी प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है। और बिग डेटा के दूसरे फ्रेमवर्क जो हैं वो क्या करते हैं? डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और पैरेलली उसे प्रोसेस करते हैं। जबकि OLTP तो हमने देखा है लास्ट में कि वो हॉरिजॉन्टली स्केल ही नहीं कर सकता। तो जब हॉरिजॉन्टली स्केल नहीं कर सकता तो पैरेललिज्म का भी सवाल पैदा नहीं हो सकता। और जब पैरेललिज्म नहीं होगी तो डेफिनेटली उसकी रेप्लिकेशन भी नहीं होगी। रेप्लिकेशन नहीं होगी तो हाई अवेलेबिलिटी को भी हम इंश्योर नहीं कर पा सकते। तो यहाँ पे अगर प्रोसेसिंग स्पीड के लिहाज से देखें
तो तब भी बिग डेटा विन कर जाता है, जबकि प्रोसेसिंग जो दूसरे OLTP या ट्रेडिशनल डेटा वेयर हाउस हैं वो यहाँ पर लैग करते हैं। सो नेक्स्ट हम देखेंगे डेटा वैरायटी। हमने शुरू के लेक्चर्स में हमने देखा था कि जो OLTP डेटा वेयर हाउसेज हैं वो स्ट्रक्चर्ड डेटा को देखते हैं, और बिग डेटा हर तरह की अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जिसमें मीडिया फाइल्स वगैरह, वीडियोस ऑडियोज़ वगैरह को भी प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत से स्टूडेंट्स इस वक्त बहुत क्यूरियस होंगे कि OLTP जब हम मीडिया फाइल्स की हम बात करते हैं, वीडियोस की बात करते हैं, तो वीडियोस को हम डेटाबेस में किस डेटा टाइप के थ्रू हम वहाँ पे रखेंगे, और उसमें जब हम उन डेटा टाइप्स तो उसके लिए कौन सी स्पेसिफिक डेटा टाइप्स होंगी। अगर हम कहते हैं कि मेरा नेम है मोहम्मद हसन शाह, तो हम डेफिनेटली उसको var4 में रखेंगे। तो जब हम बिग डेटा के अंदर हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करते हैं, मीडिया फाइल्स की बात करते हैं, डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, तो हम उसमें किस डेटा टाइप के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो हम इसके अंदर जो डेटा टाइप है वो तो उस तरह डिफाइन नहीं करते, लेकिन हम उसे कह देते हैं ब्लॉब कह देते हैं, ठीक है। ब्लॉब बेसिकली क्या है, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स हम इसको कहते हैं ब्लॉब्स, और उसके थ्रू हम बेसिकली ये मीडिया फाइल्स को रखते हैं, और किसी भी अपाचे हाइव या किसी के थ्रू भी हम इस ब्लॉब में से डेटा को क्यूरी करके, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को क्यूरी करके हम उसे प्रोसेस कर लेते हैं। तो और अपाचे हाइव मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि अपाचे हाइव बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप SQL के अंदर क्यूरी लिखते हैं, MySQL के अंदर या PostgreSQL के अंदर क्यूरी लिखते हैं। तो उसमें भी हम क्या करते हैं, डेटा वैरायटी की अगर बात की जाए, जिसको हम डेटा वेरासिटी भी डेटा वैरायटी ही अगर हम बिग डेटा के 4 V's की बात करें, वॉल्यूम, वैरायटी और दूसरे वेरासिटी वगैरह, उसमें जो वैरायटी का कॉन्सेप्ट है कि ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के अलावा सेमी स्ट्रक्चर्ड जो XML फाइल्स हैं उसको भी बहुत अच्छे तरीके से कैटर कर सकता है, और हम इसकी भी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन इंशाल्लाह अगले जो वीक्स हैं उसमें देखेंगे। तो अगर डेटा वैरायटी की बात की तो OLTP डेटा वैरायटी को हैंडल नहीं करता, जबकि बिग डेटा के इकोसिस्टम, Hadoop, Spark, ये सब जो हैं वो बिग डेटा की जो डेटा वैरायटी है उसे बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट एजर जो हमारे क्लाउड प्लेटफॉर्म है, सर्वरलेस कंप्यूटिंग्स जो हैं उसमें GCP, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट एजर और AWS वो भी ब्लॉब स्टोरेजेस देखते हैं, तो हम वहाँ उसको भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मकसद ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पर समझाना है, तो इसलिए हम Hadoop और इन्हीं चीज़ों के ऊपर रहेंगे। बाय द वे AWS, माइक्रोसॉफ्ट एजर वो भी बैक एंड पे Hadoop ही यूज़ कर रहा होता है, तो वो जो ऑन प्रेम सोल्यूशन वो भी एक काइंड ऑफ ऑन प्रेम सोल्यूशन ही है जो हम यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। AWS भी ऑन प्रेम सोल्यूशन ही है, बस उसकी एक्सेसिबिलिटी को आप पब्लिक कर देते हैं तो वो क्लाउड बन जाते हैं, ठीक है। तो एक काइंड ऑफ ऑन प्रेम सोल्यूशन ही होते हैं। तो अगर हम वैरायटी की भी बात करें तो वहाँ पर भी बिग डेटा विन करता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल डेटा वेयर हाउसेस की निस्बत। अच्छा, कॉस्ट एंड रिसोर्स डेफिनेटली OLTP पे हमने देखा था कि उसमें जो ओरेकल वगैरह टेरा डेटा वो बहुत ज़्यादा उनके स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर्स होते हैं, जबकि बिग डेटा के पास कमोडिटी हार्डवेयर्स होते हैं और इसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं स्पेंड होती। इस पर मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, तो कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है बिग डेटा के प्लेटफॉर्म्स। यहाँ पर भी कॉस्ट एंड रिसोर्स इंटेंसिव में भी बिग डेटा विन कर रहा है, ठीक है। रियल टाइम डेटा की प्रोसेसिंग में भी OLTP हमने एक बात की थी लास्ट टाइम लेक्चर के अंदर जब हमने मटीरियलाइज्ड व्यूज़ की बात की थी यहाँ पर, कि अगर कोई बेस टेबल्स के अंदर अगर कोई डेटा आता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर दफ़ा इन मटीरियलाइज्ड व्यूज़ को जो ऑलरेडी एग्रीगेटेड फॉर्म के अंदर पड़े हुए हैं उनको मुझे दोबारा से रिफ़्रेश करना पड़ेगा। मींस के OLTP बल्क जब नया डेटा आता है तो हमें वो नाइट्स टाइम में डेटा सेंटर्स क्या करते हैं, वो बल्क जो ये बेस टेबल हैं वहाँ से डेटा को इंजेस्ट करके लेकर आते हैं। तो रियल टाइम डेटा को अगर हमने हर दफ़ा हर वक्त हम इनको रिफ़्रेश करते रहेंगे और नया डेटा की हम यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है वो देखते रहेंगे, तो ये क्वाइट एक्सपेंसिव और काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है।
तो रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स कि अगर हमें फ़ौरन कोई डेटा आया है तो हम उसको किस तरह, अगर कोई क्रिटिकल मिशन क्रिटिकल कोई चीज़ हम करना चाह रहे हैं तो उसमें फिर हमें OLTP या ट्रेडिशनल डेटा वेयर हाउस वो इफ़ेक्टिव नहीं है। तो रियल टाइम डेटा की प्रोसेसिंग में भी जो OLTP है वो फेल हो जाते हैं। उसके लिए फिर हम अपाचे काफका जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर का कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ हम आएंगे कि किस तरह जो डेटा है वो टॉपिक्स के अंदर टॉपिक हम डिफ़ाइन कर देते हैं और जिसने डेटा कंज्यूम करना होता है वो उस टॉपिक से डेटा कंज्यूम कर लेता है, और हम हर जो पार्टीशन है हम फिर टॉपिक को मल्टीपल पार्टीशंस में कन्वर्ट कर देते हैं और हर पार्टीशन के लिए हम मल्टीपल कंज्यूमर्स अलहदा डिफ़ाइन करते हैं ताकि डेटा जो हमारे पास है वो पैरेलली हम डेटा को कंज्यूम कर सकें और फास्ट भी हो सकें, तो जिससे हमारी टाइम भी बचता है और जो कि OLTP के अंदर हमें मटीरियलाइज व्यू को मैनुअली रिफ़्रेश करना पड़ता है हर दिन हर वीक के बाद। तो हमें तो अगर हर वीक के बाद हम उसको प्रोसेस करें तो वो रियल टाइम डेटा नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी अगर रियल टाइम डेटा में देखें तो बिग डेटा के पास अपने प्लेटफॉर्म्स हैं और जिसमें हम अपाचे काफका और स्पार्क स्ट्रीमिंग इनको भी देखेंगे, और बिग डेटा की इस रियल टाइम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बिग डेटा भी विन कर जाता है, और इसमें भी रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग में भी बिग डेटा इकोसिस्टम आउट परफॉर्म कर रहा है। और इसी तरह कॉम्प्लेक्सिटी इन डेटा डेफिनेटली जी मैंने आपसे बात की थी कि क्योंकि स्कीमा इंतहाई डिपेंडेंट है तो उसकी OLTP की कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग डेटा की निस्बत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो और जब वो मैनुअल इंटरवेंशन किसी ह्यूमन की चाहिए होगी और वो बहुत हाईली पेड जो हैं वो रिसोर्स होते हैं जो ये काम परफॉर्म करते हैं OLTP के अंदर, जब आपने कॉम्प्लेक्स किस्म की एग्रीगेशन और इन डेटा को आपने माइग्रेट करना होता है, जबकि बिग डेटा के अंदर स्पेशलाइज्ड किस्म के टूल्स अवेलेबल हैं। बिग डेटा अपाचे नाइफी अवेलेबल है, नाइफाई और ये काफका वगैरह, ये इन डेटा की माइग्रेशन के अंदर बहुत अहम किरदार और कलीदी किरदार अदा करते हैं। ठीक है, तो अगर डेटा कॉम्प्लेक्सिटी की इंटीग्रेशन के लिहाज से देखें तब भी बिग डेटा क्वाइट आउट परफॉर्म। तो टेलीकम्युनिकेशन के अंदर भी हमें बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ टावर से डेटा जब हम उनको कंज्यूम कर रहे होते हैं तो हम उसमें भी अपाचे काफका या इसको अपाचे नाइफाई, ये बेसिकली अपाचे नाइफाई का एक ETL का टूल है जो आपको पूरी वो एंड टू एंड साइकिल सीमलेसली आपको परफॉर्म करके दे देती है। आपको ज़्यादा जो हार्ड कोडिंग है वो नहीं करनी पड़ती और अपाचे नाइफाई इस चीज़ को परफॉर्म करके दे देता है। अच्छा, अब हम डेटा अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस, ज़ाहिर बात है OLTP जब हॉरिजॉन्टली स्केल नहीं कर सकता तो आप उसके रेप्लिकेशन भी अगर आप नहीं करते तो अगर आपने डेटा बेस का या डेटा वेयर हाउस का प्रॉपर बैकअप भूल गए हैं लेना, और तो ज़ाहिरी बात है डेटा की अवेलेबिलिटी भी पर भी क्वेश्चन मार्क उठेगा। तो अगर खुदा न खास्ता अगर OLTP का डेटा वेयर हाउस वो बैठ जाता है या हम कहते हैं क्रैश कर जाता है तो आपका डेटा भी सारा लॉस हो जाता है अगर आपने प्रॉपर बैकअप नहीं लिए होते। तो क्योंकि आपने बैच प्रोसेसिंग यूजली OLTP के अंदर होती है, रियल टाइम नहीं होता, तो आप अगर वीक के बाद प्रॉपर बैकअप ले रहे हैं तो उस वीक के दौरान जो डेटा आया होगा तो वो आप सारा लॉस कर सकते हैं। लेकिन बिग डेटा के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि आज हमने HDFS का आर्किटेक्चर देखना है तो उसके अंदर हम यही डिस्कस कर रहे होंगे कि आपका डेटा मल्टीपल नोड्स के ऊपर, रैक्स के ऊपर मल्टीपल नोड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में पड़ा हुआ होता है, और TCP/IP प्रोटोकॉल के थ्रू हम उसकी हम इवेलुएट भी कर रहे होते हैं कि क्या ये डेटा सक्सेसफुली दूसरे नोड्स के ऊपर रेप्लिकेट हो चुका है या नहीं हुआ। तो जब हम वो रेप्लिकेट हो जाता है तो अगर एक नोड फेलियर भी हो जाता है तो आप दूसरे डेटा से उसको सर्व करवा देते हैं यूज़र की क्यूरी को। तो वहाँ पर भी अगर डेटा अवेलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस को भी देखा जाए और हाईली अवेलेबिलिटी को भी देखा जाए तो वहाँ पर भी बिग डेटा आउट परफॉर्म कर रहा है। जबकि OLTP के अंदर हमने देखा था लास्ट टाइम के वहाँ पर हमने उसके कोई प्रॉपर बैकअप मैकेनिज़्म नहीं किया था। इतनी मेहनत के बाद भी हमने जब उसकी एंड टू एंड पाइपलाइन भी बना दी, हमें अगर कोई बेस टेबल ड्रॉ जो है वो उसका प्रॉपर बैकअप मैं नहीं लेता तो हमारी वो सारी मेहनत ज़ाया होती है।
तो मेंटेनेंस ऑपरेशन OLTP की मेंटेनेंस ऑपरेशन कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन बिग डेटा की नहीं है। ये सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि उसमें वेंडर लॉक इन जो आपने देखा होगा कि ट्रेडिशनल डेटा वेयर हाउस यूजली ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ के अंदर बनते हैं, और जब डेटा सेंटर टेक्नोलॉजीज़ से स्विच करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इन टेक्नोलॉजीज़ को से। तो आप जिस वेंडर से आपने वो काम करवाया होता है, फिर आप उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो अगर वो एक किस्म का वो वेंडर भी आपके लिए एक किस्म का सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है, ठीक है। तो अगर वो वेंडर जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी के बहुत से सॉफ्टवेयर, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, और यूजली वो विजुअल बेसिक्स के अंदर ही बने हुए हैं। तो जब उसके अंदर कोई आप न्यू इनोवेशन लाना चाहते हैं तो वो टेक्नोलॉजी स्विच करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिर वहाँ पर तो आप वेंडर के लिहाज से भी लॉक इन है, आप नए वेंडर्स को भी अप्रोच नहीं कर सकते। लेकिन बिग डेटा के अंदर आपके पास बहुत वेराइटी ऑफ टूल्स हैं, इतने वेराइटी ऑफ टूल्स हैं कि आपका अगर एक टूल काम नहीं करता तो आप किसी और की सर्विसेज ले सकते हैं, और वही डेटा इजीली आप माइग्रेट कर सकते हैं किसी दूसरे ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो ये बिग डेटा वेंडर एग्नोस्टिक भी है। तो वेंडर लॉक और आपका वेंडर लॉक नहीं होता, बल्कि आप इजीली किसी दूसरे वेंडर के पास भी अपनी प्रॉब्लम लेकर जा सकते हैं। अच्छा, तो ये वेंडर लॉक इन में भी बिग डेटा विन कर जाता है। क्यूरी कॉम्प्लेक्सिटी डेफिनेटली जी, जब हम इतने कॉम्प्लेक्स किस्म के जो व्यूज़ बना रहे होते हैं तो उसमें उनकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है, जबकि बिग डेटा में अपाचे हाइव के अंदर या प्रेस्टो इम्पाला के अंदर आप सिंपल सी क्यूरीज लिखते हैं और सिंपल कॉपी या इस किस्म की क्यूरी लिखकर आपकी डेटा इंजेक्शन भी बहुत फास्ट हो जाती है। तो अगर हम क्यूरी कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से भी देखें तो बिग डेटा विन करता है। इसकी क्यूरीज इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती, लेकिन OLTP की क्यूरीज काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। अच्छा, हमने अच्छा क्यूरीज, शायद मैं फिर कुछ दिखा देता हूँ क्यूरीज। जैसे हमने ये देखा था प्रॉपर्टीज़ में हम जाते हैं और कोड के अंदर आप ये देखें ज्वाइन एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, फिर और टाइम कंज्यूमिंग भी है, और ग्रुप बाय भी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। और ये इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो हैं आपकी क्यूरीज होती हैं जो आप मटीरियलाइज व्यूज़ के लिए बनाते हैं। तो लेकिन अपाचे हाइव या इम्पाला के अंदर इस तरह नहीं है, बहुत सिंपल सी आप क्यूरीज लिख कर भी आप बहुत बड़े टास्क और डेटा इंजेक्शन को सीमलेसली परफॉर्म कर लेते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं, तो ये है जी वो शाहकार जिसका था इंतज़ार। काफ़ी अरसे से हम इसको देख रहे थे कि हम HDFS को देखेंगे कि इसके जो की कंपोनेंट्स हैं उसमें कौन से की कंपोनेंट्स हैं जो ये सारी जो 11 हमने एडवांटेजेस पढ़े हैं, तो ये क्या वो फ्रेमवर्क है जिसकी वजह से हमें ये सारी जो एडवांटेजेस हैं वो बिग डेटा के हमें अचीव हो जाते हैं अगर हमने अपने मॉडर्न डेटा पाइपलाइन के अंदर Hadoop HDFS को कंसिडर किया है। तो की कंपोनेंट्स क्या हैं HDFS के, कि एक HDFS का क्लाइंट होता है, एक आम यूज़र होता है, वो उसके पास बेसिकली सारा पेटाबाइट्स ऑफ डेटा पड़ा हुआ होता है और वो रिक्वेस्ट करता है HDFS के अंदर नेम नोड को। पहले हम देख लेते हैं कि टोटल कितने कंपोनेंट्स हैं इन ए नटशेल। हम अभी बिल्कुल बेसिक से कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम नेक्स्ट कपल ऑफ लेक्चर्स के अंदर हम इसके अलावा भी जो हैं वो जो नोड्स की टाइप्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम सिंपल 3 to 4 हम ये देख रहे हैं चीज़ें, 3 to 4 टाइप्स ऑफ नोड्स हम देखेंगे और नेक्स्ट कपल ऑफ लेक्चर के अंदर हम तकरीबन 10 मोर नोड्स की टाइप भी देखेंगे। तो इसमें क्या है जी, पहले एक क्लाइंट होता है, डेफिनेटली एक क्लाइंट होगा जिसके पास बहुत ज़्यादा डेटा होगा और पेटाबाइट्स ऑफ डेटा होगा। उसकी कह लें कि कॉम्प्लेक्सिटी है, उसकी डिमांड है और उसका ऑब्जेक्टिव है कि मैं किसी तरह इतने पेटाबाइट्स ऑफ डेटा को प्रोसेस कर सकूं।
तो HDFS हमें एक क्लाइंट एप्लीकेशन भी देगा जो कि क्लाइंट अपने एंड पे यूज़ करेगा, और वो डायरेक्ट क्लाइंट एप्लीकेशन नेम नोड से बात करेगी, और क्लाइंट बेसिकली अपने और इस नेम नोड के ये नेम नोड के एज ए मास्टर बिहेव कर रहा होगा, और बाकी डेटा नोड एज ए स्लेव नोड्स काम कर रहे होंगे। तो ये जो HDFS के पास जो जितना डेटा होगा वो नेम नोड से बात करेगा। नेम नोड क्लाइंट को बताएगा कि मेरे पास इन डेटा नोड्स के ऊपर यहाँ पर स्टोरेजेस अवेलेबल हैं। ये एक बात आप लोगों ने याद रख लेनी है कि नेम नोड अपने पास क्लाइंट का कोई भी डेटा, फिज़िकल डेटा सेव नहीं रखता। नेम नोड सिर्फ अपने पास क्लाइंट का सिर्फ मेटा डेटा सेव रखता है। शायद क्योंकि यहाँ पर बहुत से बच्चे जो स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल के भी हैं, तो मैं मेटा डेटा थोड़ा सा मैं उन्हें बता देता हूँ कि मेटा डेटा से क्या मुराद है। मेटा डेटा कहते हैं हम डेटा अबाउट डेटा, ठीक है। तो जैसे अब ये एक मेरी फ़ाइल है और इसमें ये लिखा हुआ है कि ये डेटा मॉडिफाई हुआ 10 अगस्त 2024 को दिन 2:30 बजे, और इसकी टाइप वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और इसका साइज़ ये है। इसके अलावा इसका और मेटा डेटा देखना चाह रहा हूँ तो मैं प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका मुझे साइज़ भी पता चल गया, सैटरडे, और ये भी मुझे पता चल गया इसको कौन कौन सी रीड ओनली की परमिशन है, हिडन है या क्या, सिक्योरिटी कौन सी लगी हुई है, ग्रुप एक्सेस। तो ये सारा डेटा जो है ये क्या है, इस एक पर्टिकुलर फिज़िकल डेटा क्या है, एक्चुअल डेटा हमारे पास ये फ़ाइल है, लेकिन इसका बहुत सा डेटा इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी से पता चले कि इसकी डेटा टाइप क्या है, ये किस जगह पे पड़ा हुआ है, कितना साइज़ इसने कंज्यूम किया है। तो ये सब चीज़ें क्या है, इसका मेटा डेटा है, ठीक है। तो जो नेम नोड है वो कभी भी अपने पास फिज़िकली डेटा मींस पावर पॉइंट की स्लाइड जो क्लाइंट का एक्चुअल डेटा वो सेव नहीं रखता, बल्कि उस डेटा का जो मेटा डेटा है वो अपने पास स्टोर करके रखता है। और वो मेटा डेटा क्या है कि ये डेटा जो कि क्लाइंट ने दिया हुआ है पेटाबाइट्स में, उसको ब्लॉक्स के अंदर क्लाइंट की एप्लीकेशन उसे ब्लॉक्स के अंदर क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है, ठीक है। और वो नेम नोड के पास आता है रिक्वेस्ट लेकर के मेरे पास इतना डेटा है, और ये इन ब्लॉक्स के अंदर मैंने इसकी पार्टीशनिंग कर दी है। तो बताएं कि नेम नोड से वो रिक्वेस्ट करता है कि क्या आपके पास स्टोरेज अवेलेबल है जहाँ पर आप मेरे डेटा को, इन ब्लॉक्स को, इन साइजेस के ब्लॉक्स को स्टोर कर सकें। तो नेम नोड उनको वो डेटा नोड प्रोवाइड कर देता है जहाँ पे उस ब्लॉक्स को वो मुख्तलिफ डेटा नोड्स के ऊपर क्या कर देता है, रेप्लिकेट कर देता है। और हर डेटा नोड वही कमोडिटी हार्डवेयर है जिसके ऊपर आपका HDFS और फाइल सिस्टम सब कुछ इंस्टॉल होता है, और इस डेटा को वो इन सब नोड्स के ऊपर रेप्लिकेट कर देता है। तो एक ही ब्लॉक वो इस डेटा नोड के ऊपर भी पड़ा होगा, और उसी की कॉपी इस डेटा के ऊपर भी पड़ी होगी, नोड पे भी, और इस पे भी पड़ी हुई होगी। तो नेम नोड क्या करता है कि क्लाइंट का डेटा जो कि क्लाइंट खुद पार्टीशन कर देता है, ठीक है। ये क्लाइंट कोई कोड नहीं लिख रहा होता अपने पेटाबाइट्स ऑफ डेटा को ब्लॉक्स के अंदर स्प्लिट करने में, बल्कि ये उसकी क्लाइंट एप्लीकेशन ये खुद काम कर देती है, और वो ब्लॉक नेम नोड के पास जाते हैं, और नेम नोड उसे क्लाइंट को बता देता है कि आपका डेटा मैंने इन डेटा नोड्स के ऊपर इन ऑफसेट के साथ यहाँ पर स्टोर किया है, और हर एक डेटा को मैंने रेप्लिकेट भी कर दिया है। रेप्लिकेट मीन कॉपी उसकी बना दी है कि अगर किसी जगह पे डेटा, किसी जगह पर अगर डेटा लॉस होता है तो वो उसे दूसरे डेटा नोड से सर्व करने की अहमियत का हामिल होता है, ठीक है। तो नेम नोड के पास फिर क्या हुआ, क्या वो चीज़ें स्टोर करता है, इसको हम फर्दर डिटेल में आगे भी देखेंगे। डेटा नोड को की भी हम मज़ीद डिटेल में आगे हम अलहदा स्लाइड में देखेंगे। और HDFS क्लाइंट हमने देख लिया कि एक सिंपल क्लाइंट एप्लीकेशन है। तो की कंपोनेंट क्या हैं इस वक्त जो हम डिस्कस करेंगे, वो हैं HDFS का नेम नोड है, डेटा नोड है, और सेकेंडरी नेम नोड है। सेकेंडरी नेम नोड को भी हम देखेंगे, और क्लाइंट यूज़र एप्लीकेशन है जो कि HDFS क्लाइंट जिसको हमने कहा है। तो हम आते हैं नेम नोड पे। अच्छा, इन HDFS कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करने का एक मेरा फॉर्मेट होगा कि जिसमें मैं
पहले रोल बताऊंगा कि हर एक का रोल क्या, और फिर फंक्शनैलिटी जो है वो मैं उसकी डिस्कस करूंगा। तो नेम नोड जिस तरह हमने देखा है कि नेम नोड क्या करता है, इज़ दी सेंट्रल अथॉरिटी दैट मैनेजेस द फाइल सिस्टम मेटा डेटा। मीन्स कि उसके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि मैंने इस स्प्लिट को, ये जो क्लाइंट ने मुझे डेटा भेजा है उसके का ये स्प्लिट इस वक्त डेटा नोड किस डेटा नोड के पास पड़ा हुआ है, और उसके फर्दर जो डेटा की रेप्लिकेशन है, उस ब्लॉक की जो रेप्लिकेशन है वो फर्दर किन किन नोड्स के ऊपर पड़ी हुई है। जैसे हम यहाँ देखें ये ग्रीन है, तो ग्रीन को रेप्लिकेट इस नोड के ऊपर भी किया हुआ है, इस नोड के ऊपर है एक ही डेटा लेकिन उसको रेप्लिकेट, अगर ये वाला डेटा नोड फेल हो जाए तो ये जो 4 और 5th पोजीशन पे डेटा नोड है वहाँ से सर्व हो जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कि ये कहाँ कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये इसके पास नेम नोड के पास इन्फॉर्मेशन होती है। और फिर जो ये डेटा नोड हैं ये कंटिन्यूसली एक हार्ट बीट मैसेज भेजती रहती हैं नेम नोड को हम सब अलाइव हैं। तो जब ये नोड दोबारा अप होता है तो वो भी अपनी हार्ट बीट दोबारा नेम नोड को सेंड कर देता है कि अब मैं अलाइव हूँ। और क्योंकि अब इस डेटा के पास शायद वो डेटा मौजूद ना हो जो इनके पास नया डेटा आ गया, तो वो उन्हीं से ही डेटा यहाँ पर भी रेप्लिकेट, उनको भी एक ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड कर देता है कि मैं अब लाइव हूँ, मुझे आपके पास जो नया डेटा है वो आप मुझे भी शेयर कर दें। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो होगा उसमें हम देखेंगे कि लॉग्स वगैरह किस तरह मेंटेन किए जा रहे होते हैं, जब नया डेटा आता है तो उसको किस तरह हैंडल करते हैं, और एडिट लॉग्स वगैरह को हम किस तरह बाद में कंबाइन करके करते हैं, उसे भी हम देखेंगे। तो इसमें रोल क्या है नेम नोड का, कि द नेम नोड इज द सेंट्रल अथॉरिटी दैट मैनेजेस द फाइल सिस्टम डेटा, इट कीप्स ट्रैक ऑफ द फाइल सिस्टम ट्री एंड द मेटा डेटा फॉर ऑल द फाइल एंड डायरेक्टरीज। जितनी भी डायरेक्टरीज हैं, जितना भी फोल्डर्स हैं, उन सब फोल्डर्स का साइज़, उनका ट्रैक रखना, वो सब किसके पास है, नेम नोड के पास है। तो नेम नोड आप समझ लें किसी भी इलाके का एक आप कह लें नंबरदार है, जिसके को पता है कि किस मोहल्ले के अंदर कौन कौन लोग रहते हैं, या आप इसको कह लें कि पोस्टमैन है, जिस तरह पोस्टमैन को पता होता है कि इस इलाके में इस जो एरिया है वहाँ पे कौन कौन सी फैमिलीज़ रहती हैं। तो अगर कोई भी क्लाइंट को कुछ अपना कोई चीज़ डेटा सेंड करना हो या क्यूरी करना हो तो वो पोस्टमैन के थ्रू, आप कोई भी एनोलॉजी इसमें कंसिडर कर सकते हैं। तो नेम नोड के पास अपना फिज़िकल क्लाइंट का फिज़िकल डेटा नहीं होता, बल्कि वो उस डेटा के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है। तो अगर आप देखें कि डेटा नोड जो है वो क्योंकि रेप्लिकेट हुआ हुआ, लेकिन नेम नोड वो सिंगल है, ठीक है। तो अगर नेम नोड फेल होता है तो फिर जो है वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हम नेम नोड का भी बैकअप की बात करेंगे कि उसके लिए आप कौन सा जो डिग्रेडेड मोड में कौन से नोड को यूज़ करते हैं, और वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो यूजुअली डेटा नोड्स जितने भी हैं उसमें हम कमोडिटी हार्डवेयर ही यूज़ करते हैं, बहुत चीप हार्डवेयर यूज़ करते हैं, लेकिन नेम नोड क्योंकि बहुत सेंसिटिव नोड होता है, उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो हम नेम नोड को यूजुअली उसकी स्पेक्स ज़्यादा अच्छी किस्म का हार्डवेयर उसमें हम यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन स्टिल ये नेम नोड इतना क्वाइट एक्सपेंसिव नहीं होता कि आप के ओरेकल या टेराडेटा को अप्रोच कर सकें। तो फंक्शनैलिटी क्या है, मेंटेन द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, सारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर उसने जो बाइनरी ट्री है वो क्रिएट किया हुआ होता है। कंट्रोल एक्सेस प्रेमिसेस फॉर फाइल्स एंड डायरेक्टरीज के किस डेटा को हमने क्लाइंट में किसको एक्सेस देनी है, किसको सिर्फ रीड की परमिशन देनी है, किसको राइट की भी परमिशन देनी है, तो वो सब भी नेम नोड के पास ही फंक्शनैलिटी पड़ी हुई होती है। मैनेजेस दी रेप्लिकेशन ऑफ ब्लॉक, तो डेफिनेटली कि एक ब्लॉक को हमने कहाँ कहाँ पे रेप्लिकेट करना है, ये भी नेम नोड के पास इंफॉर्मेशन पड़ी हुई होती है। तो स्टोर हमने कहा कि स्टोर दी मेटाबेट डेटा, फाइल नेम लोकेशन, सिर्फ फाइल की नेम की नेम होता है, लोकेशन होती है, ब्लॉक और डेटा नोड के किस डेटा के में इन मेमोरी, और ये सब डेटा अपनी हार्ड डिस्क के अंदर नहीं रखता नेम नोड, बल्कि ये इन मेमोरी मतलब किसी रैम के अंदर स्टोर रखता है, क्योंकि और फिर उसको पेरियोडिकली अपनी जो परसिस्टेंट स्टोरेज है हार्ड डिस्क है उसके अंदर राइट करता रहता है नेम नोड, ठीक है। तो नेम नोड के पास जो सारा मेटा डेटा का इन्फॉर्मेशन ये इन मेमोरी स्टोर करता है, लेकिन अगर किसी जगह पे नेम नोड का पॉइंट फेलियर हो जाता है तो वो उसको पेरियोडिकली
उस रैम में से डेटा को किसी स्वैप स्पेस के अंदर या किसी हार्ड डिस्क के अंदर रेप्लिकेट पेरियोडिकली करता रहता है। ठीक है, तो हमने नेम नोड को समझ लिया जो इसका सबसे की कंपोनेंट था। अब हम आते हैं जी डेटा नोड। डेटा नोड सिंपल कमोडिटी हार्डवेयर्स हैं और उसके अंदर क्या होता है, फिजिकल जो क्लाइंट का डेटा जो उसने ब्लॉक की फॉर्म में रेप्लिकेट किया होता है वो इसके अंदर मौजूद होता है और वो रेप्लिकेशन की फॉर्म में दूसरे डेटा नोड्स के अंदर भी चला जाता है। ठीक है, स्टोर डेटा इन ब्लॉक टिपिकली 128 MB। यूजली जो कंप्यूटर के अंदर मेरे ख्याल से 128 MB का ब्लॉक नहीं होता, उसका ब्लॉक स्मॉल होता है, इसलिए जब इतने ज़्यादा ब्लॉक में डेटा रेप्लिकेट करना होता है तो कमोडिटी जो सिंपल जो हमारे NTFS सिस्टम होते हैं उनके अंदर क्योंकि ब्लॉक साइज़ बहुत छोटा होता है इसलिए डेटा जनरेशन भी उसके अंदर बहुत स्लो होती है। तो इसके अंदर ब्लॉक साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, तो बड़े ब्लॉक साइज़ के अंदर डेटा रेप्लिकेट करना, उनको मैनेज करना क्वाइट फास्ट होता है। इसलिए जो डेटा नोड हैं वो क्या करते हैं, अपने ब्लॉक साइज़ को बढ़ा करके उसके अंदर डेटा स्टोर करवाते हैं। सर्व रीड एंड राइट रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट, और जो क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा था वो नेम नोड को रिक्वेस्ट कर रहा होता है, नेम नोड को पता होता है कि वो डेटा कहाँ पे है, तो वो डायरेक्ट डेटा नोड से नेम थ्रू के थ्रू HDFS क्लाइंट को मिल जाता है। रिपोर्ट्स द स्टेटस ऑफ ब्लॉक टू दी नेम नोड। मैंने जिस तरह बताया था आपको कि अगर डेटा नोड डाउन हो गया तो वो उससे हार्ट बीट नहीं आ रही होती, इसलिए नेम नोड को वो हार्ट बीट नहीं मिलती, तो जिसकी वजह से नेम नोड अपने पास अपने मेटा डेटा के अंदर रख लेता है कि अब मेरा ये डेटा नोड फेल हो चुका है। तो अब वो दूसरे डेटा नोड्स को ये कहता है कि भाई इस डेटा को आप दोबारा से रीजनरेट करके किसी दूसरे डेटा नोड के ऊपर रेप्लिकेट कर दें। तो अपनी हेल्थ को जो कौन कम्युनिकेट कर रहा होता है, नेम डेटा नोड अपनी हेल्थ को भी पीरियोडिकली नेम नोड को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ठीक है, स्टोर डेटा इन ब्लॉक टिपिकली 128 MB इन साइज, सर्व रीड एंड राइट रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट, रिपोर्ट द स्टेटस ऑफ द ब्लॉक्स टू द नेम नोड, हैंडल रेप्लिकेशन। तो ये वही बातें हैं जो हम लोग डिस्कस की थी। तो फॉल्ट टॉलरेंस डेफिनेटली थी, अगर कोई एक डेटा नोड डाउन हो भी जाता है तो दूसरा डेटा वहाँ से सर्व उसको करवा सकता है। हम साथ रिकॉर्डिंग भी देख लें कि कितना हमने लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है। ओके 42 मिनट्स। ओके, हमें डेटा नोड्स का भी पता चल गया, फॉल्ट टॉलरेंस का भी पता चल गया और सेकेंडरी नेम नोड। हाँ जी, सेकेंडरी नेम नोड एज ए जो कह लें चेक पॉइंट नोड होता है कि वो नेम नोड के सारे चेक पॉइंट्स को एक और नोड के अंदर हम कॉपी करते रहते हैं कि अगर खुदा न खास्ता नेम नोड डाउन हो जाता है तो वो सेम किसी पॉइंट से जहाँ पे नेम नोड सही काम कर रहा था उसी स्टेट से जो सेकेंडरी नेम नोड है उसे दोबारा अप करने की कोशिश करता है। आपने ये चेक पॉइंट्स अगर जो सपोर्ट या IT की टीम से हैं, एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में से हैं, तो वो अक्सर ये काम करते हैं कि अगर सिस्टम जब विंडोज़ आप इंस्टॉल कर देते हैं तो उस वक्त आप कुछ चेक पॉइंट्स डिफ़ाइन कर देते हैं कि अगर किसी किस्म का फेलियर होता है, कोई वायरस अटैक होता है, तो वो एटलीस्ट उस सिस्टम को वहीं से दोबारा उस स्टेट पर ला सके जहाँ पर वो सिस्टम सही हालत में काम कर रहा था। तो इसी तरह नेम नोड के अंदर भी यही होता है कि नेम नोड का हम एक सेकेंडरी नेम नोड रखते हैं जो कि सेकेंडरी नेम नोड के अंदर नेम नोड की सारी जो एडिट्स लॉग्स वगैरह वो सारे यहाँ पर मेंटेन हो रहे होते हैं सेकेंडरी नेम नोड के अंदर। ठीक है, तो हम इसका एज ए जो इसको नेम नोड को दोबारा से अप करने के लिए हम जो ट्रैफिक है वो क्लाइंट की वो हम सेकेंडरी नेम नोड की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं और वहाँ से उसे वो चीज़ें मिल रही होती हैं। दूसरा, हम इस सेकेंडरी नेम नोड के ऊपर भी ज़रा डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे कि जब लॉग्स वगैरह आ रहे होते हैं IDFS क्लाइंट से या जो भी डेटा वगैरह आप रेप्लिकेट कर रहे हैं या जो भी उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग वगैरह कर रहे हैं, उसके सारे लॉग्स वगैरह किस तरह नेम नोड के अंदर और सेकेंडरी नेम नोड के अंदर बिल्कुल इन सिंक रेप्लिकाज होते हैं, बिल्कुल इन सिंक्रोनाइज्ड ये दोनों नोड्स होते हैं। तो जो ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा होता है उसका चेक पॉइंट वहाँ पर भी सेकेंडरी नेम नोड के अंदर भी सेव हो रहा होता है। तो फंक्शनैलिटी periodically merges the name nodes edit logs with the file system image to create new clean file system checkpoint reduces the size of the edit log ensuring that the name node restart quickly after a crash। तो जैसे नेम नोड डाउन होता है तो फ़ौरन उसकी जगह कौन ले लेता है,
सेकेंडरी नेम नोड ले लेता है और क्लाइंट को जो सब जो डेटा है वो वहाँ से सर्व होना शुरू हो जाता है। कहाँ से? सेकेंडरी नेम नोड से। अच्छा जी, बैकअप रोल भी है इसका जी। फिर तो हम क्योंकि उसके पास चेक पॉइंट सेव होते हैं। अच्छा, क्लाइंट यूज़र हमने ये शुरू में डिस्कस किया था कि क्लाइंट एप्लीकेशन का क्या रोल होता है कि वो डेटा को, जो उसके पास पेटाबाइट्स ऑफ डेटा होता है, उसको क्या कर देता है, चंक्स में डिवाइड कर देता है, उसकी पार्टीशनिंग कर देता है, ब्लॉक में कन्वर्ट कर देता है। इसमें यूज़र को कोई हाई लेवल की कोई प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं लिखनी होती, बल्कि सिंपल पॉइंट एंड क्लिक बेस्ड एनवायरनमेंट में वो उसको डेटा को डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो कम्युनिकेट विद द नेम नोड टू गेट मेटा डेटा एंड एक्सेस कंट्रोल इंफॉर्मेशन डायरेक्टली इंडायरेक्ट और डेटा नोड टू रीड राइट और सिंपल ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं वर्क फ्लो। इस पूरे HDFS का वर्क फ्लो क्या होता है, और ये मैंने एक डायग्राम खुद बनाई है जिसमें क्या है, क्लाइंट एप्लीकेशन है वो क्या करती है, फाइल को स्प्लिट करती है मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर, 128 MB के ब्लॉक्स के अंदर, और नेम नोड के पास ये मेटा डेटा स्टोरेज होती है जो कि अपनी रैम के अंदर इस स्टोरेज को, मेटा डेटा को अपडेट करती रहती है, और उसको कोई आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वो उसको पेरियोडिकली अपने जो परसिस्टेंट स्टोरेज है, जो HDD है, उसके अंदर भी अपडेट करती रहती है नेम नोड। ठीक है, तो क्या हुआ, क्लाइंट ने अपना फाइल स्प्लिट करके नेम नोड को कहा भाई मेरे पास इतना मेरे पास डेटा है, तो नेम नोड ने क्या किया, उसका मेटा डेटा क्रिएट करके अपने पास स्टोर कर लिया, और बाकी डेटा नोड से में क्या किया, उसके डेटा को रेप्लिकेशन कर दी। ठीक है, तो ये क्या हुआ जी, उसको फाइल स्प्लिट हुआ, मेटा डेटा स्टोरेज हुई, डेटा की राइटिंग हुई, डेटा नोड बाकी जो जितने डेटा नोड्स हैं उसके की राइट हुआ, रेप्लिकेशन हुई कि हमने, और फिर जब ये डेटा यहाँ पर सब जगह पर राइट हो गया तो नेम नोड के पास जो रेप्लिकेटेड डेटा उसका भी मेटा डेटा आ गया इसके पास नेम नोड को, और उस नेम नोड ने अपने इन मेमोरी स्टोरेज में उसको अपडेट कर लिया कि, और उसे पता चल गया कि मेरा ये डेटा इन जगहों पर पड़ा हुआ है, और उसने अपना मेटा डेटा स्टोरेज को अपडेट कर दिया। तो ये इसका वर्क फ्लो है, फाइल स्प्लिट होती है, मेटा डेटा स्टोर पहले अपने पास वो अपडेट, क्योंकि इसके पास अभी रेप्लिकेशन नहीं आई होती TCP/IP के थ्रू, उसको हैंडशेक करके उसे नहीं अभी पता चला कि क्या मेरा डेटा रेप्लिकेट हो भी गया है या नहीं हुआ। तो वो जब उसको रेप्लिकेट हो जाता है तो एट द एंड राइटिंग के बाद उसको नेम नोड अपने पास डेटा को जो मेटा डेटा उसे दोबारा से अपडेट कर लेता है। ठीक है, अच्छा हम एक और एनालॉजी देते हैं, देखते हैं इसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए कि आप नेम नोड को बिल्कुल ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक लाइब्रेरियन है, उसके पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पर्सन है, उसके पास बहुत ज़्यादा घर के अंदर बुक्स पड़ी हुई हैं, और वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे अपनी सारी बुक्स को फ्री ऑफ कॉस्ट किसी लाइब्रेरी के अंदर दे देता है। तो वो लाइब्रेरियन क्या करेगा, उन सारी बुक्स को अपने पास उसका मेटा डेटा बिल्कुल सेव कर लेगा, और उसे अगर उस लाइब्रेरी की मुख्तलिफ ब्रांचेस डिफरेंट कंट्री के अंदर भी हैं तो उसी कैटालॉग के अंदर कि मेरे पास ये न्यू बुक्स आ गई हैं, एक आम पर्सन ने अपनी जो बुक्स हैं वो डोनेट की हैं, तो वो बुक्स यहाँ पे लाइब्रेरियन एज ए नेम नोड बिहेव कर रहा होगा, और अपने पास एक लिस्ट सेव रखेगा जिसमें वो उन सारी जो बुक्स हैं उनका रिकॉर्ड अपने पास एक कैटलॉग के अंदर सेव करता रहेगा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, उसने अपने यही डेटा जो हमने जिस तरह बात की थी कि नेम नोड अपने पास फिज़िकली डेटा नहीं रखता, तो इसी तरह लाइब्रेरियन अपने कैटलॉग के अंदर वो सिर्फ फिज़िकली बुक्स अपने पास नहीं रखेगा, बल्कि उन बुक्स की इंफॉर्मेशन कि कितने पेजेस की बुक है, क्या साइज़ है उस बुक का, और उसका ऑथर कौन है, वो किस पर्टिकुलर कैटेगरी का है, साइंस की है, नेचुरल साइंसेस की है, कंप्यूटर की है, सॉफ्टवेयर की है, आर्किटेक्चर की है, उसकी को एक कैटेगरी असाइन करके अपने पास लिस्ट में अपडेट कर लेगा। और फिर मुख्तलिफ अगर सिटीज़ के अंदर वो लाइब्रेरीज़ की ब्रांचेज हैं तो वहाँ पर भी उन डेटा को फिज़िकली स्टोर करवा देगा। और अगर तो ये सारी जो लाइब्रेरीज़ हैं वो एज ए डेटा नोड काम कर रही हैं, और ये लाइब्रेरियन जो है वो एज ए क्या काम कर रहा है, नेम नोड के तौर पे बिहेव करता है। अब अगर यूज़र आता है और वो अपनी बुक
डिमांड करता है तो वो लाइब्रेरियन अपने कैटालॉग में से देखेगा और वो डेटा किस लाइब्रेरी के अंदर पड़ा हुआ है उसको एग्जैक्ट पाथ बता देगा। ठीक है, तो आप ये लाइब्रेरी की भी एग्जांपल एज एन एनालॉजी के तौर पे ले सकते हैं। सो फार सो गुड। और आज का ये लेक्चर ज़्यादातर थ्योरेटिकल था, तो हमने ज़्यादा इसकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं देखा, लेकिन हमने ज़्यादा थ्योरी कवर किया। लेकिन ये थ्योरी कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि प्रैक्टिकल तो जस्ट पॉइंट एंड क्लिक बेस्ड एनवायरनमेंट पे हम कुछ कमांड्स के थ्रू परफॉर्म कर लेंगे। लेकिन जब ट्रबल शूटिंग अगर कोई मसला आता है तो फिर डेफिनेटली अगर आपको आर्किटेक्चर नहीं पता होगा तो आप ट्रबल शूटिंग में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, और अब हम आते हैं हमारे टुडेज़ लाइव लेसन, बी ए मॉन्स्टर एंड लर्न टू कंट्रोल योर सेल्फ। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और so this is for you. You don't want to be too aggressive. You don't want to be too assertive. You want to take a back seat and all of that. It's like, no, wrong. You should be a monster, and then you should learn how to control it. You don't want to be too aggressive. You don't want to be too assertive. You want to take a back seat and all. मेरे ख्याल से this one, or I think this one is... Those who have swords and know how to use them, but keep them sheathed, will inherit the world. And that's another thing I've been telling. Yeah, no kidding. That's a lot different, man. That's a big difference. It's so great. And so, like, one of the things I tell young men, well, and young women as well, but the young men really need to hear this more, I think, is that you should be a monster. You know, because everyone says, well, you should be harmless, virtuous. You shouldn't do anyone any harm. You should sheath your competitive instinct. You shouldn't try to win. You know, you don't want to be too aggressive. You don't want to be too assertive. You want to take a back seat and all of that. It's like, no. Wrong. You should be a monster, an absolute monster, and then you should learn how to control it. Do you know the expression, it's better to be a warrior in a garden than a gardener in a war? Right, exactly. That's exactly it. Yeah. And that's exactly right. So, आज के इस लेसन के साथ कि अगर इंसान के पास पावर है लेकिन उसके बावजूद भी वो रिएक्ट नहीं करता बल्कि अपने ऊपर कंट्रोल रखता है, तो यू हैव टू बिहेव लाइक दैट मॉन्स्टर। सो इस एक अच्छी बात के साथ हम अपने लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। थैंक यू, एन्जॉय योर सेल्फ, हैव अ नाइस वीकेंड, थैंक यू।